नमस्कार। मैं हनुमान डोकिया जिंदा अकादमी पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज इस कल वाले लेक्चर के आगे ये लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। हालांकि कल वाले लेक्चर में मैंने एएसओ की इंफॉर्मेशन दी थी कि एएसओ वैकेंसी कौन से डिपार्टमेंट करवाती है, ये वैकेंसी कब आई थी, इसमें कितनी पोस्टें आई थी, जनरल को कितनी मिली, ओबीसी को कितनी मिली, एससी एसटी सारी कैटेगरियों को कितनी कितनी पोस्टें मिली, कितनी गर्ल्स को मिली, क्या मेरिट रही, और जो इसका आरपीएस आरपीएससी पेपर कंडक्ट करवाती है वो कितने नंबर का करवाती है, ये मैंने बात बताई थी। और मैंने इस बात के साथ ये भी कहा था कि जो आरपीएससी पेपर कंडक्ट करवाती है वो दो हिस्सों में करवाती है। दो पेपर नहीं, दो पेपर के दो हिस्से, एक जीके वाला एक सब्जेक्ट वाला। और इस सब्जेक्ट के अंदर चार सब्जेक्ट आते हैं। जो सब्जेक्ट वाला पेपर आता है उसके अंदर चार सब्जेक्ट आते हैं, एक मैथमेटिक्स, एक स्टेटिस्टिक, एक आपकी इकोनॉमिक और एक आपकी कंप्यूटर आती है। तो उस जो चार सब्जेक्ट है उसमें से जो इस अकेडमी के ऊपर जो मैंने बताया कि इस अकेडमी के ऊपर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा स्टेटिस्टिक का। तो स्टेटिस्टिक 30 नंबर की होती है। उस 30 नंबर का सारा कंटेंट मैं यहाँ पर जिंदा अकेडमी पे पूरा पूरा प्रोवाइड कराऊंगा। और आपको यहाँ पर जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको उनके नोट्स बनाने हैं और नोट्स बना के रटना है। ये लेक्चर आपको लास्ट 45 लेक्चर या 50 लेक्चर लास्ट है। इसके अंदर मैं ये जो आपके एएसओ के जो स्टेटिस्टिक के जो 8 टॉपिक है, इन 8 टॉपिकों को मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आपको जो भी ये आप 45 लेक्चर देख रहे हो, हालांकि आज का लेक्चर तो माइनर लेक्चर होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा कंटेंट लिखूंगा आज वाले वीडियो के अंदर। पर जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेंगे मैं इस कोर्स की चिलगाड़ी बना दूंगा आपके सामने। मतलब मेरे को 45 या 50 में करवाना है तो करवा दूंगा मैं आपको, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा आपका। और जो आपको नोट्स लिखवा रहा है उसी को लिखना है, उसी को रटना है। एक्स्ट्रा ना तो आपको कोई गाइड पढ़नी है, ना आपको मतलब मार्केट से कोई गाइड परचेज करनी है। फालतू एक्स्ट्रा गाइड के चक्कर में नहीं पढ़ना है। यदि आप एक्स्ट्रा गाइड के चक्कर में पढ़ोगे और सपोज करो कि आपने मतलब एक नंबर जो इन नोट्स के अलावा और एक क्वेश्चन आ गया और वो कर भी लिया उस गाइड में से, आप उस गाइड को जितना पढ़ने के अंदर टाइम खराब करोगे उससे आपके जो तीन जो अदर सब्जेक्ट है ना, ये 30 नंबर के पढ़ाऊंगा, उसके अलावा जो आपको मैंने बताया 20 10 10, इन पर भी यदि आप फोकस नहीं करोगे तो खाली स्टेटिक्स के अंदर एक नंबर बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। स्टेटिक्स को आप इतना ही पढ़िए जितना मैं नोट्स में लिखवा रहा हूँ, एन पे इतना। इसमें से आपके 30 में से आप कितने खींचते हो वो आपके ऊपर है। मतलब कि 30 में से 29 या 28 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। इतना विश्वास रखिए जिंदा अकेडमी पे, मेरे कंटेंट पे, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर। बस आपको सिर्फ एक चीज फोकस करनी है, जो पढ़ाया उसको रटना है। जो लेक्चर देखा, चाहे दिन का आपने इसका एक लेक्चर देखा, उस एक लेक्चर को रटना है। और ये जो इसके अंदर जो योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिक्स की, उसके लिए ये भर्ती होती है करीम की भर्ती, क्योंकि वो सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा ही करेगा। तो सेकंड ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट होता है पेपर जीके का, उसके अंदर आप सारा वो पढ़ोगे, इसके वो पढ़ोगे, उसकी तैयारी इसकी तैयारी हो रही है साथ के साथ। सिर्फ आपको सिर्फ एक स्टेटिस्टिक ही एक्स्ट्रा पढ़ना है। ये है मैथमेटिक्स से जो पीजी कर रखा है उसके लिए हलवा है बना बनाया, ये वैकेंसी हलवा है। हलवा कैसे होता है? जैसे हलवा बना बनाया हलवा होता है, अब उसको फूंक दे के हम खा लेते हैं, तो वैसे ही इसके अंदर स्टेटिक्स ही पढ़नी है। स्टेटिक्स पढ़ते ही आप निकल जाओगे, क्योंकि आपके जो मैथ आएगी ये वो मैथ नहीं आएगी, हायर मैथ नहीं आएगी। तो आपको सेकंड ग्रेड के अंदर जो 10th तक आती है वो 10th वाली इसकी मैथ आएगी। उसके अंदर भी वो चक्रवर्ती ब्याज ब्याज वो नहीं आएंगे। सेकंड ग्रेड के अंदर ये नहीं आते हैं, मतलब सरल, मतलब चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज, पर इसके अंदर ये आएंगे। बस मतलब हल्की फुल्की मैथ आएगी आपके पास। तो ये जो मैथमेटिक्स है उनके लिए भी ये हलवा है, बना बनाया हलवा है, बस ठंडा करके खाना है, सीधी बात है। इस वैकेंसी के अंदर आपको एक्स्ट्रा सिर्फ ये 13 नंबर की ही पढ़नी है, और वो जो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए बंदोबस्त कर दिया। पर ये खाली मैथ वालों के लिए भी नहीं है, ये जो जिंदा अकादमी है उनके साथ भी है। जो इकोनॉमिक्स है, जो आर्ट्स है और जो कॉमर्स है, उनके लिए भी मैं स्टेटिस्टिक पढ़ाऊंगा।
ये तो है नहीं कि मैंने सिर्फ मैथ का बोलना है, सिर्फ ओनली फॉर मैं मैथ वालों के लिए, ये लो भाई मैथ वालों के लिए ऐसे मतलब है, रोटी का जो टुकड़ा है वो तोड़ तोड़ के खिलाऊंगा मैथ वालों को, ऐसी बात तो है नहीं। तो यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो वो चारों सब्जेक्ट और जो भी अप्लाई करेगा इस एएसओ के अंदर उसके लिए पढ़ाऊंगा। ध्यान इतना ही रखना है, चाहे आर्ट्स का बंदा है उसके लिए थोड़ा सा, ये सिर्फ जो पहले के जो 6 लेक्चर हैं जिसके अंदर आपके स्टेटिस्टिक है, जिसको आप मतलब सांख्यिकी की शुरुआत से आप समझते हो कि 10th के अंदर समझते हो ना आप कि भाई बहुलक मध्य, ये जो पास होने वाली जो 10th के एग्जाम को पास करवाती है मैथ मैथ वाले को, ये एग्जाम आप यहाँ से थोड़ा बहुत मतलब हार्ड है, बाकी आपको रट्टाफिकेशन है, रट्टो एग्जाम निकालो। आर्ट्स वालों के लिए ये सिस्टम है, यही कॉमर्स वालों के लिए है, और यही सेम टू सेम इकोनॉमिक वालों के लिए है। मैथ वालों के लिए भी यही है, ऐसे नहीं है कि हाँ मैथ के हो तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए तो मतलब आप मतलब आपके लिए मतलब सिस्टम अलग चेंज हो गया, आपके लिए कोई चेंज नहीं है, रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा और रट के ही एग्जाम निकाला जाता है। आप ये सोचोगे कि मतलब समझ के एग्जाम निकालोगे तो फिर आज तक भी कोई एग्जाम समझ के नहीं निकला है, किसी से भी पूछ लेना वो यही कहेगा कि भाई मैंने रट के निकाला है। यदि वो समझदार होता तो फिर वो ये एग्जाम नहीं देता, ये बेरोजगारी हटाने वाले एग्जाम कभी नहीं देता। यदि वो समझदार होता तो, समझदार होता तो मतलब देश के लिए काम करता, रिसर्च में जाता, उधर जाता। एग्जाम निकाला है मतलब ऑब्वियसली बात है वो समझदार नहीं है, वो रट्टाफिकेशन कर रहा है, और रट्टाफिकेशन उसके रटने की पावर थोड़ी ज्यादा है, आपसे थोड़ी कम है। अब जो आप कम है तो मतलब आप, हाँ मतलब ये नहीं हो कि मतलब उससे पीछे हो, आप उससे पीछे नहीं हो, आपको जो दे रहे हैं उसको सिर्फ रेगुलर रटना है। आप क्या करते हो कि जो लिखाते हो उसको रेगुलर उसी दिन नहीं रटते हो। फर्क सिर्फ इतना ही है, सिलेक्शन होने वाले में और सिलेक्शन नहीं होने वाले में सिर्फ इतना ही फर्क होता है। एक वो होता है जो मतलब आज पढ़ाया आज का आज लिख लिया, एक वो होता है जो आज पढ़ाया लिखा था पर रटा आज नहीं, रटेंगे फिर बाद में फिर वो रट गया। मतलब ये है रटने की प्रोसेस। फिर मैं दोहरा देता हूँ इस पर, जो ऑनलाइन ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसके अंदर मैं फिर कह रहा हूँ रट्टाफिकेशन इंपॉर्टेंट है। आपको बेरोजगारी भगानी है तो रट्टाफिकेशन तो करना पड़ेगा, चाहे आज कर लो इस एग्जाम के लिए, चाहे 10 साल या 20 साल बाद में कर लो। कंपटीशन का एग्जाम आपको रट के ही निकालना पड़ेगा। अब आप ऐसे बोल दो कि मतलब रटने से एग्जाम कैसे होगा, वहां पर क्वेश्चन आएगा तो बहुत अजीब सा है, वहां पर सोचना पड़ता है, तो फिर आपके जो फंडामेंटल है वो तो आपने रटा ही है ना, तो आपके पास जो बेसिस है वो तो आपने रट रखा है। जैसे आपको कह दूं कि भाई टेन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपने वो तो आपने फॉर्मूला रट रखा है ना, मैथ वालों के लिए बोल रहा हूँ, मतलब वो तो आपने फॉर्मूला रट रखा है। मतलब वैसे वैसे जैसे भी बोल दूं कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, अब वो कोई बंदा होता है कि रटने से नहीं होता है, तो फिर वो बंदा वो सोचेगा कि मैं नहीं, मैं महाराणा प्रताप के वहां जाऊंगा, रिसर्च करूंगा कि भाई कैसे कैसे मतलब है महाराणा प्रताप है यहाँ पर कैसे मतलब राजा बना, कैसे क्या हुआ, तो फिर एग्जाम क्लियर होगी, उसका सिर्फ रिसर्च रिसर्च होगा। अब मेन पर्पज में लास्ट तो अभी पीछे जो 5 7 या 10 मिनट का जो लेक्चर दिया हूँ, उस लेक्चर का यही है कि जो लिखवा रहा हूँ उसको रटना है। आर्ट्स का सब्जेक्ट है, आंख मूंद के विश्वास करके इस एकेडमी पे रेक्टिफिकेशन करनी है। जब ये वैकेंसी आए आज से लगोगे, अच्छी बात है, आज से लगोगे तो आपको साइड में थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जब ये वैकेंसी की घोषणा हो जाएगी उसके बाद आपको खुद देना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आज से कंटिन्यू कर लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ उसको आप साथ ही साथ रट लो, आपकी स्टेटिक्स मजबूत हो जाएगी। और जो नोट्स लिखवा रहा हूँ वही पढ़ना है और उन्हीं को ही रटना है, एक्स्ट्रा गाइड नहीं पढ़नी है। फिर मना कर रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा गाइड नहीं पढ़नी है। एक्स्ट्रा गाइड आगे कि मैं बता दूंगा कि मतलब कौन सी गाइड अच्छी है कौन सी नहीं है, वो आगे की बात है। अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ ये नोट्स पर फोकस करना है। तो मैं तो कहता हूँ पढ़ो ही मत गाइड, मैं बताऊंगा तो भी मत पढ़ना, मैं किसी गाइड को बताऊंगा तो वो भी मत पढ़ना। नोट्स पढ़ लिए रट लिए एनफ है। मैं 28 नंबर की गारंटी ले रहा हूँ कि इसमें से पेपर आ जाएगा जो मैं लिखवाऊंगा वो, और उसमें से आपके ऊपर है कि आप कितना खींचते हो। खींचना क्या है, रटते कितने हो, सीधी सी बात यही है। रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। यदि ए100 इस वाली वैकेंसी के अंदर 2024 में जो आएगी वैकेंसी इसके अंदर बनना है तो रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। और रटना आवारागिरी नहीं रटना है, सिर्फ और सिर्फ जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ वही रटना है। इसलिए एक कॉपी लाएं, उसके अंदर नोट्स बनाएं और रटो बस। कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई समझना नहीं है। समझना समझना गया भाड़ में,
आपको सिर्फ रेक्टिफिकेशन करनी है। तो मैं आज ये जो सिलेबस है, मैं उसके अंदर जो आपका सिलेबस है वो 8 यूनिट के अंदर बांटा गया है, और उसमें से जो फर्स्ट यूनिट है वो है डाटा से रिलेटेड। तो मैं उस डाटा से रिलेटेड का जो फर्स्ट टॉपिक है वही मैं आज कराऊंगा, उसका भी मतलब थोड़ा सा हिस्सा ही आज कराऊंगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ ये लेक्चर। तो मैंने पीछे जो लेक्चर दिया, अभी जो ज्ञान दिया, इस ज्ञान से कुछ भी सीखो तो सिर्फ यही है कि रटना है बस। तो यहाँ पर नोट्स लिखवा रहा है वो रटना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नोट्स बनाना, रटना, बस, फ्री। समझना नहीं है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ये लेक्चर। मैंने ले लिया पेन, यहाँ पर करता हूँ शुरू। तो मैंने कल आपको बताया था कि मैं इसके अंदर पढ़ाऊंगा आपको स्टेटिस्टिक, और इसको हिंदी में कहा जाता है सांख्यिकी। सांख्यिकी, ये जो स्टेटिस्टिक है वो एएसओ के अंदर आएगी आपके पास 30 नंबर की। तो पिछले वाले पेपर के मुताबिक बता रहा हूँ, आरपीएससी में पेपर आरपीएससी का लगभग ऐसा ही आता है, 30 नंबर की आएगी। और तो 2 पेपर लिए, उसके आधार पर भी मैं उसी का एनालिसिस कर रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि मतलब आगे जो फ्यूचर हो आप कह दोगे सर स्टेटिक्स तो 25 नंबर की आई, आप 30 की गारंटी ले रहे थे, फिर इस मास्टर को पकड़ के रोने लग जाओ। तो ये मतलब ये नहीं है कहीं मिलूँ और कह दे कि इधर आजा मास्टर, मार्केट में मिलूँ और इधर आजा मास्टर, भाई तुमने तो 30 का बताया था, भाई हमारे 25 की, कहाँ से लाए हम नंबर। तो जो पिछले जो 2 पेपर हुए थे उसके अंदर जो स्टेटिस्टिक है वो 30 मार्क की आई थी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आरपीएससी अपना पैटर्न दोहराती है। एक ये पिछली बार जो सेकंड ग्रेड के अंदर हुआ था उसके अंदर नहीं दोहराया था, उसके अंदर थोड़ा आरपीएससी डापाचूक हो गई थी। खैर वो मैं जब मैथ का बैच स्टार्ट करूँगा उसके अंदर बता दूंगा। ये जो 45 50 इसके अंदर आप स्टेटिक्स पढ़नी है। तो आज का जो आपके पास पहली जो यूनिट, जो 8 यूनिट है, उन 8 यूनिट में से जो पहली जो यूनिट है, पहले यूनिट के अंदर जो पहला टॉपिक है वो आपके पास, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। आपका सिलेबस आपकी टेबल पे होना चाहिए, मैं फिर भी यहाँ पर लिख रहा हूँ। टॉपिक का नाम है वो है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, और टेबुलेशन, टेबुलेशन एंड डायग्रामेटिक और प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किसका? ऑफ डाटा। ये आपके जो 8 यूनिट है, उन 8 यूनिट में से जो पहली यूनिट है उसका पहला टॉपिक ही है। मतलब इसके अंदर आपको डाटा पढ़ना है कि डाटा क्या है, उसको डाटा को मतलब कैसे वर्गीकरण करते हैं, तो कैसे दिखाते हैं, और उसको लास्ट में रिजल्ट पर कैसे पहुंचा जाता है। ये खेल है डाटा का। मैं बता देता हूँ कि स्टेटिस्टिक है वो पूरी पूरी चलती है डाटा पे। तो जो स्टेटिस्टिक है, ये पूरी पूरी किस पे चलती है? ये चलती है डाटा पे। डाटा, पेन कलर बदल लेता हूँ। ये जो पूरी पूरी चलती है ये चलती है डाटा के ऊपर, या फिर इसको ये भी कहा जाता है समंक। समंक। तो अब ये डाटा क्या होता है इसको पहले आपको पढ़ना समझना जरूरी है। ये डाटा क्या होता है? तो डाटा क्या होता है इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए कि आपने 2 साल जम के कहीं पे तैयारी की, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ कोई भी वैकेंसी के अंदर, और आप आ गए घर पर।
तो आपके घर वाले यानी क्या करेंगे आपके लिए? सीधी सी बात है, घर पे आओगे तो आपके लिए क्या करेंगे? जो गांव का रिलेटेड बंदा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सिटी वाला भी होगा तो वो भी जस्ट उसके पास भी कोई औजार नहीं रहेगा। तो गांव का बंदा सपोज करिए कि बाहर तैयारी कर रहा है और तैयारी करने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता है। 3 या 4 साल उसने जितने भी दिए और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और उसके घर वाले पैसे लगा रहे थे, लगा रहे थे, लगा रहे थे, लगा रहे थे, अब वो घर पे आ गया बिल्कुल भी फेल होकर। जो कि आप उनको नहीं रटोगे तो आप भी फेल होंगे इस वैकेंसी के अंदर। तो फिर उसके घर वाले क्या करते हैं? उसके घर वाले उसको दिला देते हैं बकरियां कि बेटा तू आजा और इन बकरियों को चरा। क्योंकि उसके पास घर वाले उनको बकरियां चराते हैं, क्योंकि घर वाले के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि बेटा तेरे ऊपर इतने पैसे लगाए तो कोई काम का नहीं है, अब तो चरा बकरी। तो आप सपोज करिए कि आप बकरियां चरा रहे हो और आप इन बकरियों को लेके कहीं पे चले गए खेत के अंदर, या गाँव गाँव की गोचर भूमि है वहां पे चले गए। तो आपने ये देखा कि मतलब जो ये जो बकरियां हैं, ये इनमें से कुछ बकरियां तो मतलब शरीफ है। शरीफ मतलब एक जगह मतलब आराम से चल रही है, मतलब आपको इधर उधर घुमा नहीं रही है। और एक बकरी है जो बड़ी मतलब ऐसे इधर उधर इधर उधर इधर उधर जा रही है। और एक बकरी है जो बार बार बोलती है। मतलब ऐसे कई सारी बकरियां हैं जिनकी अलग अलग विशेषता होती है। सपोज करिए कि आपके पास मतलब 250 बकरियां हैं। 250 बकरियां दिलाएंगे फिर तो घर वाले करेंगे क्या? क्योंकि भाई बेरोजगार है अब तो ये है रोजगार की कंपनी। तो गाँव में कहा जाता है टाटा। टाटा तो नहीं पता पर जरूर पता है टाटा का। तो ये 250 बकरियां और आपने इस बकरियों को चला रहे हो, इन बकरियों में अलग अलग विशेषता है और आपने इन विशेषताओं को नोटिस कर लिया। और अब आपको कोई पूछा जाए कि आपके जो ये 250 बकरी है इनमें से कौन सी बकरी किस टाइप की, तो आप उनको सारा का सारा वर्णन दे सकते हो कि भाई मेरे जो 250 बकरी है उस 250 बकरी के अंदर 4 बकरियां ऐसी है, 5 बकरियां ऐसी है, 3 बकरियां ऐसी है। तो ये जो आप ये जो बता रहे हो कि भाई ये बकरियां ऐसी है, ये बकरियां ऐसी, ये बकरियां ऐसी है, आपने इनका क्या किया? इन बकरियों का किया आपने वर्गीकरण। और वर्गीकरण करने के बाद आपको मतलब जब कोई देखने के लिए आए तो आप उनको बता देता हूँ कि देखो ये अलग है, ये अलग है, ये बकरी अलग है और ये बकरी अलग है। ये बकरी सबसे ज्यादा बोलने वाली है, ये बकरी सबसे कम बोलने वाली है, और ये जो बकरी है ये कम चरती है, ये बकरी रात को ज्यादा बोलती है, ये बकरी दोपहर को ज्यादा बोलती है। मतलब ऐसे आपने मतलब बहुत सारे मतलब डिवाइडेड कर दिया। और इन डिवाइडेड जितने भी हिस्सों में डिवाइडेड किया, आप उसको कहा जाता है वर्गीकरण करना। और जो आपने मतलब इनका वर्गीकरण कर दिया, और जो ये 250 बकरियां हैं इनको कहा जाता है डाटा। आपके पास मतलब 250 बकरियों का डाटा है। बकरियां थी ना, वो डाटा है आपके पास। जो चीजें होती है वो कलेक्शन, उनको कहा जाता है कलेक्शन, संग्रहण। मतलब संग्रहण किन चीजों का? आपके पास बकरियों का डाटा है। इसी प्रकार आपके पास अदर अदर चीजें होती है मतलब उनका डाटा होता है। तो मैं यहाँ बकरियों का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो जो बकरी कम चरती है आपने उसका वर्गीकरण कर दिया, जो बकरी ज्यादा चरती है आप उसका वर्गीकरण कर दिया। और आपने किसी को यदि पता ना हो तो आपने उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया, देखो भाई ये बकरी कम चरती है, ये बकरी ज्यादा चरती है, उनको आपने स्पष्ट रूप से बता दिया। और आपने लास्ट में डिसाइड कर लिया कि ये जो बकरी है ये मेरे को उस जो भी नाडी या खेत के अंदर बार बार मेरे को घुमा रही है, मतलब ये परेशान कर रही है मेरे को, एक जगह में मेरे को बैठा नहीं रहने देता है। एक तो मैं बेरोजगारी से परेशान था और ऊपर से घर वालों ने दे दी ये बकरियां। तो ये बकरियां मतलब मेरे को परेशान कर रही है। तो आप क्या करोगे? उन बकरियों को डिसाइड करोगे कि मतलब मेरे को कौन सी बकरी को बेचना है, मेरी इन 250 बकरियों में से किसको बेचना है। मतलब आप निष्कर्ष तक पहुंच गए। तो ये निष्कर्ष तक किससे पहुंचे? जब आपके पास बकरियां थी, आपने बकरियों को चराया, हाँ आपने बकरियों के जो विभाजित किया, बकरियों को किस किस कैटेगरी के अंदर कौन सी बकरी ज्यादा ज्यादा दूध देती है, कौन सी कम देती है, मतलब अलग प्रकार मतलब बहुत सारी बकरियों का आपने डिवाइडेड कर दिया। ये जो डिवाइडेड किया, ये मैंने अभी जो पीछे लिखा था वर्गीकरण किया आपने। और जिसको बताया कि भाई मैंने मतलब किन किन को मतलब कोई आके आपको पूछा कि भाई कौन सी बकरी किस टाइप की, आपने उसको बता दिया। और आप निष्कर्ष तक पहुंच गए कि भाई ये बकरी मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करती है, इसलिए मैं इस बकरी को बेच रहा हूँ। तो ये आपने निष्कर्ष तक पहुंच गया। तो यहाँ से आपने डाटा क्या समझा कि भाई डाटा क्या होता है? कोई भी चीज मतलब आपके पास सूचनाएं होती है या फिर तथ्य होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। समझ रहे हो डाटा क्या होती है? सूचनाएं या तथ्य जिसके द्वारा हम कोई भी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं उसको कहा जाता है डाटा।
ये बकरियों का जरूरी नहीं है कि मैंने आपको बकरियां बताई तो ये मतलब डाटा सिर्फ बकरियों का हुआ, जरूरी नहीं है। जैसे आप कोई भी एक कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हो तो आपके अंदर जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंटों का डाटा है। जैसे आपके टेस्ट होता है तो आप ये करोगे कि मतलब जो आपके डिवाइडेड हो जाता है कि कौन भीषण गधा है, कौन गधा है। भाई मार्क के अनुसार ही बताते हैं ना कि भाई इसका मार्क कम है, ये तो साला भीषण गधा है। और जिनके पास मार्क के थोड़े ठीक है तो ये गधा है, कौन घोड़ा है। इन तमाम चीज़ों को मतलब आप सारे बता देते हो, मार्क के आधार पे बताते हो ना कि भाई हमने पढ़ा नहीं, ऑब्वियसली बात है, तो बन गए भीषण गधे। हमने थोड़ा पढ़ा तो बन गए घोड़े। यही होता है कोचिंग के अंदर भी, मतलब इसी इसी प्रकार कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड करते हैं। और आप किसी भी चीज़ का मतलब डाटा ले सकते हो। जैसे आपके पास जब भारत बेरोजगारी के डाटा जारी करते हैं तो उसके अंदर भी बता देते हैं कि किस किस उम्र में कितने कितने बेरोजगार होते हैं, उनके पास भी डाटा होता है। जनसंख्या गिनती है तब भी उनके पास क्या होता है, डाटा होता है। डाटा तो आप मतलब ये डाटा कलेक्टिव करने के लिए ही असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर की वैकेंसी आती है। ये डाटा ये सारे मतलब ये जो स्टेटिस्टिक के जितने भी काम होते हैं इन डाटाओं का काम ही इस एएसओ का, इनका काम है, संगणक का, एएसओ का, एसओ का। इनका काम है सिर्फ डाटा को इकट्ठा करना, डाटा को बताना सरकार को कि भाई ये फलाना फलाना डाटा इस काम का है, फलाना फलाना डाटा इस काम का है। मतलब सारे डाटा बताना है, इसलिए इसका नाम है स्टेटिस्टिक ऑफिसर या असिस्टेंट स्टेटिस्टिक ऑफिसर या फिर कंप्यूटर। ये तीनों मतलब एक सीरीज के अंदर आते हैं। वैकेंसी जो होती है वो इस स्टेटिस्टिक डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आती है कि अंडर ग्रेजुएट, फिर आती है टीजीटी, फिर आती है पीजीटी, वैसे इसके अंदर ये जो डिपार्टमेंट के अंदर है ऐसे इसके अंदर पोस्ट चलती रहती है। तो मैंने यहाँ पर आपको बकरियों के एग्जाम्पल द्वारा ये समझाया कि डाटा क्या चीज़ है। डाटा सूचनाएं तथा तथ्यों का समूह है, जहाँ तक हम किसी निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं, हम उसका निष्कर्ष तक निकाल सकते हैं कि इसका हमारे क्या करना है। जैसे बकरियों का आपने निष्कर्ष निकाला था कि मतलब कौन सी बकरी ज़्यादा बदमाश है तो हमने उसको बेच दिया क्योंकि ये हमारे परेशान कर रही है। वैसे तो इसकी परिभाषा मैं लिखा देता हूँ आपको। परिभाषा लिखिए आप, डाटा क्या होता है। डाटा कह दो चाहे तो आप समूह कह दो, समूह, या फिर आप इसके डाटा बोल दो। क्या होता है, सूचनाएं अथवा तथ्य इनके द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। डाटा कहलाता है। अब ये चलो, आप बोलोगे कि मास्टर हमारे को ये तो समझ में आ गया कि भाई डाटा क्या चीज़ होती है, तो इस डाटा की विशेषता भी तो होती है। जैसे आप बेरोजगार हो तो आपकी विशेषता है कि आपके जेब के अंदर पैसे नहीं है। आप कोई भी चीज़ को बाहर से देख के आ जाते हो, जब कोई दुकान पे जाते हो तो ठीक है कि चलो अब की बार जो पैसे आएंगे तब लेंगे, मतलब मर मर के जीते हो। आपकी यही तो होती है बेरोजगारी की विशेषता। इसी प्रकार इन डाटा की भी एक विशेषता होती है। डाटा की विशेषता क्या क्या होती है, इनको संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। संख्यात्मक रूप से, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि बकरियां, कि भाई कितनी बकरियां हैं, 250 बकरियां हैं। कितने स्टूडेंट है एक क्लास के अंदर, तो 300 स्टूडेंट है। जैसे इस स्कूल के अंदर कितने स्टूडेंट है, तो इनका डाटा मतलब इनको संख्यात्मक रूप से प्रेजेंटेशन किया जा सकता है। इनको लिखिए, लिखिए इनकी विशेषता क्या है, इनकी विशेषता। अभी क्या है कि गली के अंदर आया था गैस का, जो गैस डिलीवर करता है ना, वो आया था ट्रैक्टर की आवाज़ तो आपने सुनी ली होगी। ये वीडियो के अंदर आई आई होगी क्योंकि वो चली
ऐसे ऐसे चल रहा था जैसे 70 साल पहले पहले ने खरीदा था उसको। बूढ़ा ट्रैक्टर है बेचारा। तो विशेषता के अंदर जो मैं पहली पहली जो विशेषता लिखाऊंगा आपको, ये क्या है, ये होता है संख्यात्मक संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किए जा सके। संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सके, ये मैंने समझा दिया कि आपके पास 250 बकरियां हैं, 250 बकरियों को अलग अलग डिवाइडेड है कि मतलब कौन ज्यादा देने वाली है, तो हमने उसको ग्राफिकल सारे मतलब संख्यात्मक रूप से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो दूसरी जो इसकी विशेषता है, वो विशेषता है ये अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। ये अनेक कारणों से प्रभावित होता है। कारणों से प्रभावित है होना या फिर होता है, एक ही बात है। अनेक कारणों से प्रभावित होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने उसी एग्जाम्पल के अंदर मतलब एग्जाम्पल लेता हूँ, वही एग्जाम्पल है बकरियों वाला। आप बकरियां चरा रहे हो और बीच में भेड़िया आ गया, तो आपके डाटा डिसमिस हो जाएंगे ना। घर पे आओगे सुबह तो 250 बकरियां लेके निकले थे और अचानक भेड़िया आ गया, तो आप क्या कहोगे? फिर वहां पर शाम को आके क्या कहोगे कि डाटा गड़बड़ा गए, डाटा कम 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 हो गए। मतलब अचानक मतलब अनेक कारणों से प्रभावित होता है। जैसे आपने ये तो मैंने बकरियों का लिया था, ऐसे बहुत सारे डाटा होते हैं जो अलग अलग कारणों से प्रभावित होते हैं। तो इसकी तीसरी जो इसकी विशेषता है, वो इसकी तीसरी तीसरी जो विशेषता है वो है डाटा होना चाहिए तुलनात्मक। तुलनात्मक होना चाहिए, तुलनात्मक होना चाहिए। तुलनात्मक, जैसे मैंने ये बकरी को जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर मैंने बताया था कि कौन सी बकरी ज्यादा परेशान करती है आपको, तो वो तुलना हो गई ना, मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं हम। जैसे आप क्लास के अंदर आपके मतलब मार्क आते हो तो आप क्या करते हो, तुलना करते हो ना कि ये इंटेलिजेंट है, ये थोड़ा कम इंटेलिजेंट है। तो वो डाटा है ना, तो डाटा के अंदर तुलनात्मक होना चाहिए। यदि डाटा के अंदर ये गुण नहीं है तो वो डाटा नहीं है। और चौथा जो इसके अंदर गुण है वो है यथोचित शुद्धता की मात्रा मात्रा उपस्थित होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए शुद्धता, मतलब उसके अंदर यथोचित जहां तक हो वहां तक शुद्ध होने चाहिए डाटा। ऐसे नहीं है कि आपके पास सुबह आप बकरी ले गई, बीच में भेड़िया खा गई और यहाँ तक आपके पास मतलब आपको बकरियों के शाम को कहा कि बकरियां कम हो गई, अब आपने झूठ बोला कि भाई बकरियां कम नहीं हुई, तो वो जो शुद्धता है वो नहीं चलेगी। दूसरा शुद्धता का आप एग्जाम्पल इस प्रकार से भी ले सकते हो कि आपके पास बकरियां हैं तो फिर वो बकरियां ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि मतलब आपने बीच में किसी की डिसमिस मतलब कोई भी अलग मतलब गाय भैंसे भी डाल के कह दी कि मतलब ये तो मेरे पास बकरियां हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये पूरा पूरा मतलब शुद्धता होना चाहिए उसके अंदर, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए डाटा के अंदर कि भाई कुछ भी कहीं पर भी कंड चाटी मतलब कुछ भी डाटा नहीं गलत सलत ले लिया मैंने, ऐसा भी नहीं चलेगा। शुद्ध होने चाहिए तो जहां तक हो सकता है वहां तक। तो तीसरी जो पांचवी जो विशेषता है वो है व्यवस्थित रूप से संकलित किए किए जाने चाहिए। व्यवस्थित रूप से संकलित किए जाने चाहिए, किए जाने चाहिए। समझ के व्यवस्थित रूप से संकलित करना, अलग अलग भागों में बांटना हो गया। समझा दिया मैंने इसको, तो इसको मैं क्या समझाऊं। और छठा जो गुण है डाटा, वो है जिनके द्वारा निष्कर्ष तक, वो मैंने डेफिनेशन के अंदर बता दिया, तो फिर भी लिख लो। जिनके द्वारा
निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके, इनके द्वारा निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। ये मैंने बताई थी डाटा की विशेषताएं। मैंने ये बता दिया था कि डाटा क्या होता है। डाटा सूचनाएं तथा तथ्यों सूचना तथा तथ्य होते हैं जिनके द्वारा हम निष्कर्ष तक पहुंचा सकते हैं। फिर मैंने ये बताई थी कि मतलब इनके निष्कर्ष तक तो पहुंच गए, फिर इनकी विशेषताएं क्या होती है। तो इसका एक विशेषता यही है कि मतलब इसको निष्कर्ष तक पहुंचा जा सकता है, उनको मैं तुलना कर सकता हूँ तो मेरे पास डाटा है, उनके अंदर शुद्धता होनी चाहिए, इसको मैं व्यवस्थित अलग अलग रूपों में व्यवस्थित कर सकता हूँ। यह है डाटा की विशेषता। मैं एक बार दो बार होगी, एक बार फिर मैं वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके जो खोपड़ी है उस खोपड़िया की चेन खोल के डायरेक्ट आप एंट्री मार सकते हो, फिर नोट्स को रटने की जरूरत ना पड़े। डाटा क्या होता है? सूचनाएं, डाटा की डेफिनेशन बता रहा हूँ, सूचनाएं तथा तथ्यों जिनके द्वारा हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं उसको कहा जाता है डाटा। डाटा की विशेषता क्या होती है? तुलनात्मक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए और शुद्ध शुद्ध होना चाहिए। ये है इसके डाटा के गुण। हो गए होंगे याद? जी बिल्कुल मास्टर, याद हो गए। यदि आपको पूछा जाए कि डाटा क्या होता है तो आप ये बोल दोगे कि सूचनाएं तथा तथ्यों का सूचना तथा तथ्य जिनके द्वारा हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं उसको कहा जाता है डाटा। डाटा होता है जो तुलनात्मक होता है, डाटा होता है जो खुद होना चाहिए, डाटा होता है जो निष्कर्ष तक पहुंचाया जा सकता होता है, डाटा होता है जो जिसको व्यवस्थित किया जा सकता है उसको। ये सारी डाटा के अंदर विशेषता होनी चाहिए। फिर इसके बाद में अब आपके पास जो डाटा के जो प्रकार होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको कि डाटा कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे वाली स्लाइड ले लेता हूं मैं। डाटा होते हैं वो आपके पास दो प्रकार के होते हैं। संग्रहण के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। संग्रहण के आधार पर, संग्रहण मतलब इकट्ठा करने के आधार पर जो डाटा होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो संग्रहण के आधार पर डाटा दो प्रकार के होते हैं। देखिए, समूहों के प्रकार। समूहों के प्रकार किसके आधार पर? संग्रहण के आधार पर। संग्रहण के आधार। अच्छा, यहाँ पर शब्द लिखा मैंने संग्रहण। संग्रहण मतलब जिसको आप इकट्ठा कर सके, उसके आधार पर डाटा कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके आधार पर मैंने डाटा बताया था दो प्रकार के। कौन कौन से? पहला डाटा होता है वो होता है प्राथमिक डाटा, प्राथमिक समूह। और जो दूसरा जो डाटा होता है उसको कहा जाता है द्वितीय समूह। द्वितीय समूह। अच्छा मास्टर, अब ये प्राथमिक समूह क्या होता है आप मुझसे पूछोगे, तो मैं बताऊंगा कि प्राथमिक समूह जैसे आपने जो एनालिसिस किया है, जब आपकी जॉब नहीं लगी और घर वालों ने आपको 250 बकरियां दी और उस 250 बकरियों के अंदर आपने एनालिसिस किया, उसको चरा चरा के एनालिसिस किया है। ये बकरी ज्यादा दूध देती है, ये बकरी कम दूध देती है, ये बकरी मेरे को ज्यादा परेशान करती है, ये बकरी मेरे को कम परेशान करती है, ये बकरी मेरे को खेत के चारों ओर चक्कर लगवाती है। ये तमाम चीजें तो मतलब आपने आपने एनालिसिस किया। इसके डाटा किसने लिए? आपने ली। इसकी विशेषता किसने ढूंढी? आपने ढूंढी। तो ये आपके लिए हो गई प्राथमिक डाटा। इसी प्रकार जब आप आपके पड़ोसी को बताते हो, आपके पड़ोसी को बताते हो आप कि भाई ये मेरे पास ये डाटा है, ये मेरे पास बकरियां हैं। तो जब आप ये बता देते हो और एक तीसरा आदमी आपके पड़ोसी के पास आता है कि भाई मेरे को इस प्रकार की बकरी चाहिए, तो आपका पड़ोसी क्या कहता है? जो मेरे पास जो पड़ोसी है उसके जो 250 बकरियां हैं उसके अंदर इस टाइप की बकरियां हैं। आपके पड़ोसी के लिए जो आपने जो डाटा दिया वो हो गया द्वितीय डाटा। समझ रहे हो द्वितीय डाटा क्या है? प्राथमिक डाटा क्या है? जो आपने बकरियों पर एनालिसिस किया वो आपका प्राथमिक डाटा है। और जो द्वितीय डाटा कौन सा होता है? जिन जिन पर आपके मतलब पड़ोसी पड़ोसी ने कुछ नहीं किया, तो आपने बताया उसने कुछ नहीं किया, उसने तो बस आपके जो डाटा था उसको पढ़ा, बस वो आपको बता दिया, तो वो उसके लिए द्वितीय डाटा है।
जैसे ये जो मेरे नोट्स हैं, ये मैंने नोट्स बनाए, तो ये मेरे लिए क्या हो गए, प्राथमिक समंक। अब आपको मैं दे रहा हूँ, ये क्या हो गए, द्वितीय समंक। क्यों? क्योंकि आपको किया कराया मिल रहा है। द्वितीय समंक के अंदर होता है जो किया कराया मिलना, किया कराया मिलना, किया कराया मिलना, मिलना। और जो प्राथमिक समंक होती है अंदर क्या है, करना पड़ता है। तो ऐसे याद रख सकते हो। समझ रहे? प्राथमिक समंक क्या होता है, जिसके अंदर हमारे को एनालिसिस करना पड़ता है, हमारे खुद को डाटा लेना पड़ता है, सब कुछ। और द्वितीय समंक क्या होता है, उसको किया कराया मिलता है। जैसे मैं अभी इसकी डेफिनेशन से और समझ में आ जाएगा आपको। तो इसकी डेफिनेशन है, उससे आपको एक और अच्छे समझ में आ जाएगा। लिखिएगा। तो इसका डाटा है प्राथमिक, प्राथमिक समंक। प्राथमिक समंक क्या होते हैं? देखिए, वे समंक, वे समंक जो अनुसंधान या संस्था द्वारा मौलिक रूप से प्रथम बार एकत्रित किया जाता है, प्रथम बार एकत्रित किया जाता है, किया जाता है, प्राथमिक समंक कहलाता है। प्राथमिक, प्राथमिक समंक कहलाते हैं। वह समंक जो अनुसंधान या संस्था द्वारा मौलिक रूप से प्रथम बार एकत्रित किया जाता है, उसको प्राथमिक समंक कहते हैं। जैसे आपने, मैंने पीछे जो एग्जाम्पल दिया था, शुरुआत से एक ही एग्जाम्पल चल रहा है, बकरियों का एग्जाम्पल। वही एग्जाम्पल आपको जो बेरोजगारी की बात जो करना है उसी के बारे में बता रहा हूँ ना, कि भाई जब जॉब नहीं लगेंगे तो फिर धंधा कहीं पर हाथ नहीं आया तो फिर तो करना तो यही है। यही यही है गाँव वालों के लिए लास्ट सारा। तो प्रथम समंक या प्राथमिक समंक कौन से होते हैं? वे समंक जो अनुसंधान या संस्था द्वारा मौलिक रूप से प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं, उसको कहा जाता है प्राथमिक समंक। फर्स्ट टाइम जो जिस डाटा वितरित करता है उसको प्राथमिक समंक, मतलब प्राथमिक समंक बोला जाता है। उसके लिए वो फ्रेशर, बिल्कुल भी मतलब तत्कालीन, को कहा जाता है प्राथमिक डाटा। जैसे अभी आपके पास एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है। जैसे आपको जाना है कहीं पे, आपको जो भाव आते हैं वहां पर, अखबार के अंदर जो मंडियों के जो भाव आते हैं, वो कौन से होते हैं डाटा? प्राथमिक समंक है या द्वितीय समंक है वो? अरे भाई, जो वहां से जो उसको जो छाप रहा है, जो पहली बार ही जो छाप रहा है, आपके लिए नहीं, जो पहली बार जो छाप रहा है, जो एनालिसिस करता है वहां पर जाके अलग अलग मंडी में पूछता है कि आज आपके पास क्या भाव है, आज आपके पास क्या भाव है, तो वो जो पूछने वाला है उसके लिए वो प्राथमिक समंक हो गई। आपको तो किया कराया मिल रहा है ना। आपने क्या सुबह उठा, अखबार उठाया, इस मंडी में ये भाव है, इस मंडी में ये भाव है, ये क्या हो गई? ये द्वितीय समंक हो गई, प्राथमिक समंक नहीं है। तो इसके मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, लिख लेता हूँ एग्जाम्पल नोट्स के अंदर आपके। एग्जाम्पल समझ गए ना? अब मैं इसकी विशेषता बता दूँ तो एग्जाम्पल तो ये लो, तो आपने मेरे को एग्जाम्पल दिया था वो लिख लो। बकरियां की जानकारी, जानकारी बकरियों का एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। अब इनका मैं करता हूँ विशेषता, मैं करता हूँ ना विशेषता। तो जो प्राथमिक समंक है उनकी विशेषताएं क्या होती है? विशेषताएं, प्राथमिक समंक की
विशेषताएं क्या होती है? एक तो ये मौलिक होते हैं। क्या होते हैं? मौलिक। मौलिक मतलब सबसे पहले फ्रेश, बिल्कुल मौलिक होते हैं, मूल होते हैं, मतलब फ्रेश, फ्रेश बिल्कुल, मतलब जैसे तत्कालीन। जैसे आप अभी सपोज करो कि आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो फर्स्ट टाइम। जिस बंदे ने मतलब बीएससी कंप्लीट किया, बीएड कंप्लीट किया, और वो बिल्कुल मतलब एग्जाम दे रहा था, उसके लिए वो एग्जाम क्या हुआ? प्राथमिक समक हो गया। और यदि वो उस एग्जाम फेल हो जाता है तो आगे वाले एग्जाम में फेल हो जाता है, और फिर वो किसी तीसरे, मतलब जो बंदा उसके पास आता है उसको ज्ञान देता है, वो जो ज्ञान देने वाला है वो द्वितीय समक हो गया। जो ज्ञान है उसका वो द्वितीय समक है, उसके लिए वो द्वितीय समक है, जो ज्ञान ले रहा है उसके लिए। बल्कि जो ज्ञान दे रहा है उसने मतलब एक एक एग्जाम दिया, उसने फेल हुआ और उसको पता है कि मतलब मैंने कहाँ कहाँ पे गलतियां की, वो उसके लिए वो प्राथमिक समक है। मौलिक होते हैं, बिल्कुल भी फ्रेश होते हैं, और ये विश्वसनीय होते हैं सबसे ज्यादा। हैं सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा विश्वसनीय मतलब इसको आंख मूंद के विश्वास किया जा सकता है। इन डाटाओं पे आंख मूंद के जो भी करना है उसके ऊपर कर लो। और जो तीसरा, जो इसकी जो विशेषता है, इसको जो विशेषता है वो ज्यादा शुद्ध माने जाते हैं। तो उद्देश्य प्राप्त करना होना, हमारे कोई भी उद्देश्य, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ज्यादा शुद्ध मानना। अच्छा, उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ज्यादा शुद्ध कैसे माना जाता है? जैसे सपोज करिए कि एक आपके पास पुलिस थाने के अंदर आपके पास चोरी हो गई। सपोज करिए आपके पास, मतलब सपोज करिए कि आपने आपके गांव में मतलब पुलिस थाना हो गया, और आपके जो क्षेत्र में है उसमें पुलिस थाना है और उसमें चोरी हो गई। अब वहां पर अब चोर को पकड़ने के लिए पुलिस आती है। तो अब जो जिससे पूछेगी, वो जिससे भी पूछेगी वो पुलिस की, भाई किसने चोरी की, तो उस पुलिस के लिए उस आदमी के ऊपर जो बताएगा कि इसने चोरी की, उसके ऊपर भरोसा करना जायज नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि वो गुनहगार हो, और हो सकता है कि वो झूठ भी बोल जाए, वो जो व्यक्ति इसके बारे में बता रहा है कि इसने चोरी की, उसके लिए वो विश्वास नहीं है। मतलब उद्देश्य, मतलब पुलिस को पकड़ना है चोर कौन सा, तो उसके लिए उद्देश्य पूर्ण मतलब प्राप्त करने के लिए शुद्ध शुद्ध नहीं है। वो वो हो गई द्वितीय डाटा। तो उसको नहीं पता ना कि भाई मेरे को मतलब निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ मैं। निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए उसको शुद्ध डाटा चाहिए, जो उसको वहां पर देखा हो, जो उसको मतलब शुद्ध डाटा कौन सा होगा? जिसने पुलिस ने खुद देखा है, वो उसके लिए मतलब पुलिस के लिए वो डाटा प्राथमिक होगा, ना कि वो जो दूसरे व्यक्ति ने देखा है। उसके लिए पुलिस के लिए वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, पर उसके लिए पुलिस के लिए वो मान रखता है तो पुलिस ने खुद की आंखों से देखा है, उसके लिए वो शुद्ध डाटा माना जाता है। तो अब इसकी मतलब दोष भी है कुछ। प्राथमिक डाटा है, इसके दोष भी है। एक आप सपोज करो कि मतलब किसी भी डाटा को लेने के लिए आप जाओगे, आपके लिए क्या आएगा? खर्चा ज़्यादा आएगा। एक तो आपको बना बनाई मिल जाए, जैसे आपने अखबार खोला और आपके मंडियों का भाव है, फिर मंडियों का भाव देख लिया कि भाई अच्छा मंडियों का भाव है ये है, अच्छा आज इस मंडी में, फलाना मंडी में ये भाव है, उस मंडी में ये भाव है, तो आपको मतलब मिल गए सुबह, मतलब 5 रुपये में आपको डाटा मिल गया। और वही डाटा यदि आपको लेने के लिए मतलब दर दर की यदि मंडियों के अंदर जाना पड़ता तो आप क्या करते? ऑब्वियसली बात है, खर्चा ज़्यादा आता, टाइम ज़्यादा लगता। वो आपके लिए मतलब जो सुबह मंडियों में भाव मिलते हैं वो देखिए डाटा है। जो आप मंडियों के अंदर घूमेंगे वो आपके पास क्या है? वो आपके पास प्राथमिक डाटा है कि आप खुद जाके एनालिसिस कर रहे हो इस चीज़ का। पर उस एनालिसिस के अंदर आपको क्या देखा कि आपके जेब में से बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। दूसरी चीज़ आपने देखा कि आपके जो जेब में से जो आपके पास जो टाइम था वो ज़्यादा खर्च हो गया था। तो मतलब इन तमाम ये दोष हैं इसके, कि मतलब जो प्राथमिक समक होते हैं इसमें एक तो मतलब खर्चा ज़्यादा है। तो क्या है? एक तो खर्चा ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा। दूसरा, टाइम ज़्यादा लगना, टाइम ज़्यादा लगना।
अब जो यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ना, वो क्वेश्चन ऐसे आएगा। एक मिनट, मैं क्वेश्चन का आगे जिक्र करूंगा, मैं पहले क्वेश्चन का जिक्र नहीं करूंगा, पहले मैं जो द्वितीय समक है उसके बारे में बता देता हूँ। आपको समझा तो मैंने बहुत दिया कि भाई द्वितीय समक क्या होता है। द्वितीय समक क्या होता है वो मैं सीधा लिखवा देता हूँ, क्योंकि हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, छोटे से टॉपिक के अंदर वीडियो लंबा, क्योंकि आज आपको मैंने ज्ञान भी दे दिया थोड़ा बहुत शुरुआत में 8 या 7 मिनट का, मेरे हिसाब से तो। फिर ये मतलब छोटा सा टॉपिक होने के अंदर भी आपके पास टाइम लगेगा, कैसे सिलेबस होगा। द्वितीय समक आपको पहले ही मैंने समझा दिया कि मतलब आपके जो पड़ोसी के लिए आपके जो बकरियों का एनालिसिस होता है वो आपके लिए क्या होता है, द्वितीय समक होता है। लिख लो। वे समक तो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रेरित किए गए हो, किए गए हो, किए गए हो तथा उनका उपयोग दूसरे व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जाए कहलाता है द्वितीयक समक कहलाता है। द्वितीयक समक कहलाता है। एग्जाम्पल, वही जो एग्जाम्पल, पड़ोसी को बकरियों की जानकारी होना, पड़ोसी को बकरियों की जानकारी होना, क्योंकि जानकारी होना, तो पड़ोसी के लिए जो बकरियों की जानकारी है वो तो उसकी बात है, वो द्वितीय समक है। फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ, इसकी विशेषता के ऊपर। तो वही बात है, विशेषता, जो उसके दोस्त है वो इसकी विशेषता हो गई। क्या है? आसानी से प्राप्त होना, विशेषता है आसानी से प्राप्त, आसानी से प्राप्त, कम खर्चा, टाइम बचत, टाइम बचत, आसानी से प्राप्त होता, कम खर्चा, टाइम बचत, और बस इतने बहुत है। और दोस्त की यदि मैं बात करना चाहूँ तो दोस्त के अंदर क्या लिखोगे? प्रेरकता में कमी, नंबर 2 कम विश्वसनीय। इसके लिए मैंने आपको एक पुलिस वाला एग्जांपल दिया था कि भाई एक पुलिस, जो एक पुलिस वाला होता है उसके आंखों के सामने जो चोरी करता है उसके लिए वो पुलिस वाला डाटा, जो उसकी आंखें हैं वो बिल्कुल आपके पास मतलब प्राथमिक संबंध है। पर यदि यही पुलिस वाला यदि किसी अन्य व्यक्ति को पूछ लेता है कि बता ये चोर है या नहीं, उसको अन्य व्यक्ति के ऊपर इतना विश्वास होने का हो सकता है कि वो पुलिस वाला जिस पर विश्वास जिसको पूछ रहा है वो गलती बोल दे। विश्वसनीय नहीं है ना, वो जिस आदमी को यूज कर रहा है वो आदमी विश्वसनीय नहीं है। तो इसके लिए मैंने पुलिस वाला एग्जाम्पल दिया था। तो यहाँ पर मैं इस लेक्चर को आज इतने पढ़ेंगे, इतना ही मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे आएगा। यदि यहाँ से देखो क्वेश्चन आने की संभावना ASO के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है। तो इसमें क्वेश्चन आएगा वो अगले लेक्चर में आएगा, प्रश्नावली अनुसूची क्या होती है, प्रश्नावली क्या होती है, क्या आगे की बात है वो। यहाँ से यदि क्वेश्चन आ भी जाए, सपोज करो ऐसे आएगा कि किसी समाचार पत्रों से किसी कंपनी को जो जानकारी प्राप्त होती है उसके लिए वो डाटा है,
ऑप्शन आएगा प्राथमिक समंग, द्वितीयक समंग, कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो वहां पर आपके पास मतलब जिस किसी कंपनी को यदि अखबार के द्वारा यदि जानकारी प्राप्त होती है तो उसके लिए क्या हो गया, किसी कंपनी को किसी अखबार से यदि जानकारी प्राप्त होती है उसके लिए द्वितीय समक हो गया, है ना। वो द्वितीय द्वितीय समक उसके लिए फर्स्ट तो नहीं है ना। और जैसे मतलब आपको आपको किसी कंपनी का एड दिखाया दिखाया जाता है तो आपके लिए क्या है, वो कोई भी सूचना दी जाती है तो आपके लिए क्या है, वो द्वितीय समक हो गए, जो छप गया वो द्वितीय समक है। क्वेश्चन आएगा कि ऐसे यदि इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो ऐसा आएगा कि जैसे एक कंपनी 20,000 आदमियों पर सर्वे किया और उसको अखबार में छाप दिया, आपने उसको पढ़ा, किसी भी चीज़ का सर्वे हो सकता है, आपने उसको पढ़ा तो आपके लिए वो समंग, आपके लिए वो डाटा क्या हो गया, ये बात है द्वितीय समंग हो गया, क्योंकि हमने कहीं पर छापा हुआ यदि कहीं पर पढ़ लिया, हमने किसी को यूज कर लिया, किया कराया मिल गया ना, तो वो होता है द्वितीय समंग। और जो प्राथमिक समंग वो होते हैं जो जिसको हमारे को करना पड़ता है, हमारे काम करना पड़ता है, तो कहा जाता है प्राथमिक समंग। ये चीज़ आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि प्राथमिक समंग और द्वितीय समंग आपको इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर एक बार रिवाइजन करवा देता हूँ कि मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ाया था। इस वीडियो के अंदर मैंने 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 3 चीज़ें पढ़ाई थी। नंबर 1 डाटा किसे कहते हैं, दूसरा होता है डाटा के गुण, और फिर मैंने बताया था कि डाटा के प्रकार, प्राथमिक और द्वितीयक। आज मैंने सिर्फ इतना ही बताया। उनमें होते हैं वो क्या होते हैं, इसके आधार पर संग्रहण के आधार पर संग्रहण के आधार। और मैंने जो आज एग्जाम्पल जो इस वीडियो के अंदर जो एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल लिया है बकरियों का एग्जाम्पल। क्या है कि फ्रेश एग्जाम्पल मेरे को अभी मिला, मेरे दिमाग में पहले से जो एग्जाम्पल नहीं होते हैं, जो ये जो तत्कालीन जो याद आ गए सो याद आ गए। इससे पहले मैंने जो कल जब मैंने लेक्चर तैयार किया था तो मेरे दिमाग में एग्जाम्पल था फसल का, फिर वो एग्जाम्पल अभी बदल गया, बकरियों का हो गया। फसल का भी ऐसे ही होता है, जैसे आपके पास मतलब अलग अलग खेतों के अंदर फसलें होती है तो आप बता सकते हो कि मूंग के अंदर कहाँ पर, जैसे एक खेत के अंदर ही बता देते हो कि यहाँ पर छोटे मूंग यहाँ पर बड़े मूंग, तो डाटा है ना आपके पास, उस खेत का डाटा है, वो अलग चीज़ है कि आगे आपके पास मतलब वो डिजाइन के अंदर चला जाएगा, वो आगे की बात है। उसको मतलब वो आगे एडवांस स्टेटिस्टिक की बात है, पर आपके पास डाटा तो है ना उस चीज़ का। जैसे आपने बीजों का डाटा ले लिया कि भाई आज मैंने गोवा फर्स्ट बीज लाया, आज मैंने टाइगर बीज लेके आया बाजरी का, गोवा फर्स्ट फर्स्ट बीज के आपके पास में डाटा हो गए, मतलब अलग अलग फसलों के डाटा हो गए। तो मतलब ये स्टेटिस्टिक कहीं जगह काम आती है। मतलब आपने कृषि अभी देखा, मैंने बीज ले लिया, मैंने बहुत सारे बीजों की थैलियाँ ले ली, लेकिन उस थैली में मैंने वर्गीकरण कर दिया कौन से बाजरे ज़्यादा 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 प्रकार से। तो थैंक यू उन तमाम बेरोजगारों को जो इस एएसओ के जरिए अपनी बेरोजगारी मिटाएंगे, ने ये वीडियो देखा। और अगले वीडियो में ज़्यादा पढ़ाऊँगा। हालांकि आज वाले पहले वीडियो में मैंने थोड़ा ध्यान दे दिया कि भाई नोट्स कैसे बनाने हैं, कितना विश्वास करना है। और ये जो राइटिंग है ये आपके ऐसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये 4 या 5 वीडियो में आएगी, क्योंकि अभी मेरी ये जो पेन से वो इतनी हैबिट नहीं है। जब हैबिट होगी तो ऑटोमेटिक ही अच्छी हो जाएगी। राइटिंग होती है ना, हम भी हमारे नोट्स में भी तो अच्छी होती है राइटिंग, ऐसे हो जाएगी। और तो मैंने क्या ही बोलूँ आपको, एक बार बेरोजगारी करनी है हर हाल के अंदर एएसओ के जरिए। और पढ़ते रहिए और रटते रहिए, बस आपको सिर्फ रटना ही है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। नोट्स बनाया, रटा, मौज करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपने ये वीडियो देखा।